In organizing audit work, we have seen till now audit planning, keeping note of appointment, and we have started with framing audit work. So in audit work, we are done with advantages of audit program. And now we are moving towards disadvantages of audit program. So today we will start with disadvantages of audit program as we have already done with advantages of audit program. So there are 6 disadvantages of audit programs. The first one is work is performed on the basis of fixed program. सबसे पहला पॉइंट जो है कि भाई ऑडिट प्रोग्राम हमने समझा है कि एक शेड्यूल दे देते हैं कौन कौन सा वर्क करेगा, किसे कितना काम करना है, कितने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, कितने टाइम पीरियड में उसे खत्म करना है, ये सब अब तक हमने देखा हुआ है। तो आगे जो है फर्स्ट पॉइंट ये है कि वर्क इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स प्रोग्राम। यानी एक फिक्स प्रोग्राम दे देते हैं जिसके बेसिस पे क्या किया जाता है, जो भी ऑडिटर का काम है उसे परफॉर्म किया जाता है। यानी जो भी जूनियर है वो उसका जो काम है वो उसी प्रोग्राम के बेस पे करेगा, कुछ भी एडिशनल काम वो एफर्ट्स नहीं डालता इन शॉर्ट करने की। सेकंड पॉइंट जो है वो है ऑडिट बिकम्स मैकेनिकल। ऑडिट जो है वो मैकेनिकल इसलिए हो जाता है कि आज मुझे जाना है, मुझे सेल्स के ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं, कल मुझे जाना है, कल भी मुझे सेल्स के ही ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है, वाउचिंग करना है, रोज जाके मुझे एक काम करना है, तो दैट बिकम्स मैकेनिकल वर्क। उसमें कुछ भी नया होता नहीं है। सो दैट बिकम्स मैकेनिकल। द थर्ड पॉइंट इज assistants try to cover up their inefficiencies. What happens कि भाई असिस्टेंट्स जो है यानी ये जो वर्क है आपका ऑडिट प्रोग्राम का, उसमें सबको कोई ना कोई रोल दिया हुआ है। तो जो जूनियर्स है या जो ऑडिटर के असिस्टेंट्स है उनको भी कुछ ना कुछ काम दिया हुआ होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जो भी इनएफिशिएंसी है, इनएफिकेसी है, या फिर हम बोलते हैं ना कि जो काम उनसे नहीं हो रहा है उसको ऑडिट प्रोग्राम के पीछे छुपा देते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो बोलेंगे आपने मुझे इतना ही करने के लिए बोला था तो मैं वो ही कर रहा हूँ। तो वो एफिशिएंट है या नहीं, दूसरा काम वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमें पता चलता नहीं है। या वो कितने इफेक्टिव है सारे ऑडिट रिलेटेड काम से लेके, वो हमें पता चलता नहीं है। Then not possible to include everything in audit program. Here ऑडिट प्रोग्राम एक ऐसा चीज है कि जो हम ऐसे बोलते हैं कि ब्रीफ में हम लिख सकते हैं। कुछ अनसर्टेनिटीज आ जाती है या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो क्लाइंट को पता है और वो हमें मीनवाइल ऑडिट बताता है। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हो सकता है कि तुमको बाद में चीजें पता चलती है, तो उसको तुम ऑडिट प्रोग्राम में पहले से इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी तुम ऑडिट प्रोग्राम में वही चीजें इंक्लूड कर सकते हो पहले से जो तुमको पोटेंशियली लगता है कि ये मुझे इंक्लूड करना चाहिए या जिसका तुमको थरा नॉलेज है। फिर नेक्स्ट जो है वो है एवरी बिजनेस नीड्स डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम्स। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि भाई हर जो बिजनेस है उसका खुद का एक ऑडिट प्रोग्राम बनता है। हमने बात भी किया था कि भाई टेक्सटाइल का बिजनेस है तो उसका अलग तरीके से ऑडिट प्रोग्राम बनेगा, उसकी कंपेयर में आईटी के बिजनेस वाले का ऑडिट प्रोग्राम अलग बनेगा। Now next one and the last one is no need in small businesses. ऑडिट प्रोग्राम की जरूरत तब होती है जब तुम्हारा ऑडिट वर्क बहुत वास्ट है और तुमको उसको टाइमली कंप्लीट करना है। बट जब तुम्हारा बिजनेस स्मॉल है, तुम्हारा यानी तुम्हारे क्लाइंट का बिजनेस अगर स्मॉल है, तो वहां पे जाके तुमको ऑडिट प्रोग्राम की इतनी नेसेसिटी नहीं होती है, बिकॉज यू नो कि भाई इतनी ही चीजें चेक करनी है हमको यहाँ पे, इतने ही बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने हैं। तो उसके लिए कोई एक ही पर्सन जो है वो भी जाके पूरा ऑडिट कर सकता है। तो वहां पे तुमको पूरा ऑडिट प्रोग्राम करके फिर ड्यूटीज बाइफरगेट करना या एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। So these were our disadvantages. Now next one is audit notebook. Now what meant by notebook that we know, but what meant by audit notebook that we need to understand. Audit notebook is a register maintained by the audit staff to record important points observed, errors, doubtful queries, explanations and clarifications to be received from the clients. अब कैसा है कि जो ऑडिटर है वो खुद नहीं जाता है ऑडिट करने हर जगह,
वो किसे भेजता है? तो उसके स्टाफ को भेजता है, उसके असिस्टेंट्स को, या उसके जो इंटर्न्स है, अप्रेंटाइजेस है, उनको भेजता है। तो अब उनको हर एक चीज बिजनेस की पता हो ये जरूरी नहीं है, या समटाइम्स उनको पता हो फिर भी डाउट होता है कि इसमें मैं क्या करूं, क्योंकि अल्टीमेटली रिपोर्ट पे किसकी साइन आती है? मेन ऑडिटर की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है? ऑडिटर की। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी थर्ड पार्टी की है तो वो खुद कभी कभी किसी चीज में डिसीजन नहीं ले पाता है। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है? तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये जो तुम्हारे अप्रेंटिसशिप के लिए गए हैं या असिस्टेंट्स जो है, जो वहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं, या तुम्हारा स्टाफ जो वहाँ पे ऑडिट कर रहा है, वो क्या करेगा? तो वो वहां पर उसकी जितनी भी क्वेरीज है वो नोटबुक में लिख लेगा, जो भी एरर्स आते हैं वो नोटबुक में लिख लेगा। ठीक है। उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे क्लाइंट के पास से एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत है, तो वो भी नोटबुक में लिख लेगा। ना वन मोर पॉइंट, ऑडिटर जो है वो वीकली या ट्वाइस अ डे, जो भी उनका शेड्यूल किया है उसके हिसाब से वो क्लाइंट को मिलता है कि भाई यहाँ यहाँ पे हमें क्वेरी है, या यहाँ यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका स्टाफ वहाँ पे 10 लोग ऑडिट करे तो 10 के 10 को अलाउड नहीं होता है क्लाइंट को जाके मिलने का, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, नोटबुक में सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। और ये डिटेल्स किस कौन वहां पे जाके क्लाइंट को बताता है, पूछता है? तो मेन ऑडिटर जो है वो जाके पूछेगा। ठीक है। अब कंटेंट्स क्या क्या है तुम्हारे ऑडिट नोटबुक के? तो है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। वो सबसे पहले जो स्टाफ है वो लिखेगा कि इतने लिस्ट ऑफ बुक्स है जो मुझे चेक करने हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा? सिस्टम ऑफ अकाउंट्स अडॉप्टेड बाय क्लाइंट्स। जो भी क्लाइंट है उसने कौन सा सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया है, यानी कि कैश बेस है, मर्केंटाइल बेस है। यानी कि तुम कैश में मर्केंटाइल बेस, कैश बेसिस, ये हमने देखा हुआ है अकाउंट्स में भी। फिर हम बोलते हैं कि अक्रूअल बेस है, यानी जितने भी बेसिस है, कौन से बेस पे अकाउंट्स मेंटेन करता है वो हमें लिखना है। इंडिया में तो हम क्या करते हैं, अक्रूअल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस, अब हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि जैसे कि तुम स्टॉक मार्केट में जाते हो तो उनके कुछ टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, जैसे कि हो गया बदला। ठीक है। या तो फिर तुम टेक्सटाइल में जाते हो तो ग्रे बोलते हैं वो रॉ मटेरियल को, तो ये उनके टेक्निकल टर्म्स हैं दैट यू नीड टू राइट। यानी कि बहुत सारे लोग बटाव लिखते हैं डिस्काउंट को भी, तो ये भी तुमको वहां पे क्या करना है, लिख के रखना है, ताकि जब भी वो वर्ड आए तो तुमको तुमको बार बार पूछने जाने की जरूरत ना पड़े। फिर है तुम्हारा डिटेल्स मिसिंग वाउचर्स, यानी कि जो भी तुम्हारे मिसिंग वाउचर्स है जो तुमको नहीं मिल रहे हैं, वो तुमको क्या करना है, उसमें तुमको डिटेल्स डालनी है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एरर्स एंड फ्रॉड्स फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जो भी तुमको एरर आता है या जो भी तुमको डाउट है, ठीक है, जब भी तुम ऑडिट कर रहे हो उस टाइम पे, तो उसका भी तुमको क्या करना है, वहां पे डिटेल्स लिखना है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पॉइंट्स रिक्वायरिंग फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है। बहुत बार कैसा होता है कि तुमको कुछ कुछ चीजों का क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, वो तुमको मिलता नहीं है, या तुमको और फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो तुमको वहां पे मिलता नहीं है, या तुमको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है क्लाइंट के साथ या क्लाइंट के स्टाफ के साथ, तो वो भी तुम क्या करोगे, बुक्स में लिख दोगे। फिर है तुम्हारा डिटेल्स अबाउट इंटरनल चेक सिस्टम। जो भी बिजनेस में तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम चलता है उसका भी, यानी इंटरनल चेक सिस्टम हम आगे सीखेंगे। ठीक है। आगे आने वाले अपने जो सेशंस होंगे उसमें हम उस पे डिस्कस करेंगे। बट इंटरनल चेक सिस्टम हमने आगे देख लिया है, आगे के चैप्टर्स में देखा है कि किस तरीके से वर्क करता है ब्रीफ में। तो वो तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम जैसा भी है, स्ट्रांग है, कहाँ कहाँ पे कौन से एरिया में है, वो सारे डिटेल्स हमने वहां पे लिखनी है। ऑडिट प्रोग्राम जो भी है नट शेल में लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी सबको दी हुई होती है। पॉइंट्स यूजफुल फॉर ऑडिट इन फ्यूचर, आगे ऑडिट करते हुए क्या क्या पॉइंट्स तुमको यूजफुल होंगे वो तुमको वहां पे लिखने हैं, बुक्स में जो भी तुम नोटबुक बना रहे हो उसमें। फिर है तुम्हारा ऑडिटर्स रिपोर्ट में कौन से पॉइंट इंक्लूड करने, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
ऑडिट तो तुम पूरे साल का करते हो, फिर उसमें जो भी पॉइंट तुम्हें इंक्लूड करने हैं वो यानी रिपोर्ट का एक पूरा तुमको पॉइंट्स है यानी वो फिक्स है, दिया हुआ है रिपोर्ट, उसमें सिर्फ तुमको यही करना होता है कि ये फॉलो हुआ है ये नहीं हुआ है, और कुछ एडिशनल चीजें लिखनी है तो तुम उसमें लिख सकते हो। तो रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट चीजें है या तुम जो रिपोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीजें तुमको मिलती है कि ये फॉलो नहीं हुआ है या अच्छा ये पूरा का पूरा फॉलो हो गया है, तो वो चीजें तुमको नोट डाउन करनी है। देन पॉइंट्स रिक्वायरिंग डिस्कशन विद सीनियर और विद क्लाइंट, कौन सी चीजें क्लाइंट के साथ तुमको डिस्कस करना है या सीनियर्स के साथ, ऑडिटर का जो सीनियर मेंबर है उसके साथ डिस्कस करना है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आएगी। देन टोटल तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट के जो भी आते हैं बैलेंसेस है जो इम्पोर्टेंट अकाउंट्स के, हर एक का लिखने की जरूरत नहीं कि भाई एक्स का बैलेंस इतना आया, वाई का इतना आया, नहीं कैश का इतना आया, सेल्स का इतना आया, परचेज का इतना आया, दैट आर द इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट के भाई परचेज रिटर्न इतना है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड यू नीड टू राइट डाउन द balances or totals of that books of accounts. Then names of the chief officers and departmental heads, जितने भी डिपार्टमेंट में जो भी चीफ हेड है या जो भी तुम्हारा मेन पर्सन है उन सबका तुम्हें डिटेल्स या नाम एटलीस्ट लिख के रखना है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम करस्पॉन्डेंस एंटर्ड इनटू विद बैंकर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, यानी कि तुम्हारे जो भी बैंकर्स है या जो भी डेटर्स है या क्रेडिटर्स है तुम्हारे यानी क्लाइंट के, उनसे अगर तुम्हारी कुछ भी बात हुई है या क्लाइंट का कुछ भी करस्पॉन्डेंस हुआ है तो वो सारी चीजें भी हम क्या करेंगे, अलग निकाल के रखेंगे। देन प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क, तुम रोज कितना काम करते हो वो तुमको वहां पे क्या करना है, चेकलिस्ट बनाना है कि भाई 11 तारीख को मेरा इतना काम खत्म हुआ, परसेंटेज में नहीं बट एटलीस्ट जो तुमको टोटल लिस्ट दिया है उस पे तुम बाजू में लिख दोगे कि डन ऑन दिस डेट, जनरली इसी तरीके से लिखा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज सजेशंस मेड बाय ऑडिट स्टाफ, जो भी ऑडिट स्टाफ है उसने कुछ भी सजेशंस दिए हैं कि इस तरीके से करना चाहिए या इसको पहले खत्म करो या ये जो चीजें है उसको चेक करो, इसको नहीं करोगे तो चलेगा, तो जो भी पर्सन ऑडिट कर रहा है वो अपने स्टाफ लिए तो उसका खुद का ही स्टाफ है, उसका से जो भी सजेशंस है उसको नोट डाउन करेगा। So there we are done with contents of the audit notebook, and our next topic is advantages of audit notebook। कि भाई ये audit notebook बनाने के क्या क्या advantages हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या, ऑडिट रिपोर्ट बनाना इजी हो जाता है जब तुमने नोटबुक बनाया है, क्योंकि नोटबुक में तुम पॉइंट्स लिखते जाते हो कि ये चीजें हमें ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है या हाईलाइट करनी है। स्टाफ कितना ऑनेस्ट है वो पता चलता है, कितना सिंसियरली स्टाफ स्टाफ जो है वो उसका काम कर रहा है, वो तुमको ऑडिट नोटबुक के थ्रू पता चलेगा कि जितना डिटेल में वहां पे सारा चीजें है या जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें उसने राइट डाउन किया है, दैट मीन्स कि उसने सारी चीजें चेक की है तभी वो वहां पे लिख पा रहा है। देन हेल्पफुल फॉर मेमोरी, मेमोरी के लिए काम, यानी तुम कुछ भी चीज ऐसे तुमको लगता है कि भूल जाओगे या जब तक रिपोर्ट बनेगा तब तक मेरे पास नहीं रहेगा, तो ऐसी चीजें तुम ऑडिट नोटबुक में लिख सकते हो। रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो तुम ऑडिट नोटबुक को कि भाई मैंने इतना काम खत्म कर दिया है, आप रेफरेंस के लिए इसे चेक कर दो, या फिर तुमको अगर 4 दिन बाद जाते हो तुम भूल जाते हो कि मैंने कहाँ तक किया था, तो तुम ऑडिट नोटबुक को चेक करके पता रेफर कर सकते हो कि हाँ भाई इतना हो गया इतना, चलो अब यहाँ से हम करेंगे। फिर है न्यू ऑडिटर, यानी कि अगर तुम्हारे बदले कोई नया ऑडिटर आता है तो उसको भी ऑडिट नोटबुक अगर तुमने पुराना छोड़ा हुआ है तो उसको हेल्प हो जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि भाई तुम्हारा स्टाफ वहां पे जाएगा, तुम्हारे बदले जाके काम करेगा, तुम्हारा असिस्टेंट काम करेगा, तो नेक्स्ट ईयर उसको ऑडिट नोटबुक काम में आएगा। और इसको थर्ड इस तरीके से भी हम ले सकते हैं या कि भाई तुम नोटबुक बनाओगे तो तुमको आगे यानी काम करना इजी रहेगा, एटलीस्ट यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, सो इट विल बी आल्सो हेल्पफुल, यानी फोर्थ वन फॉर योर स्टाफ। नेक्स्ट वन इज कोर्ट केसेस, समटाइम्स जैसे कि हम देखते हैं कि भाई कोई भी कंपनी में स्कैंडल हो जाता है, स्कैम हो जाता है, कोई भी XYZ रीजन से उसे कोर्ट में ले जाते हैं कंपनी को, या चलो मान लेते हैं ऑडिटर को भी, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर एटलीस्ट बता सकता है कि ये देखो मैंने तो पूरा ध्यान रखा था, मैंने हर चीज ऑडिट नोटबुक में लिखे, मेरे स्टाफ ने लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमने तो पूरा ध्यान रखा है, कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है,
और हमने आगे पढ़ा हुआ है कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट ब्लड हाउंड। दैट मीन्स कि वो सिर्फ वहां पे ध्यान रखेगा, यानी उसका अगर नेग्लिजेंस नहीं है और बहुत ही स्किलफुली फ्रॉड किया गया है तो ऑडिटर उसके लिए लायबल नहीं होता। तो ये प्रूव करने में हेल्प करता है ऑडिट नोटबुक की। देखो हमने तो स्किलफुली हर चीज चेक की है, बट वहां पे ही कुछ इश्यू था। Now, what are the difference between audit program and audit notebook? So we have certain points. First is obvious thing, meaning. So we'll simply discuss it that audit program is a plan for carrying out the audit work prepared by the auditor in advance is called audit program. कोई भी प्लान है जो तुम एडवांस में प्रिपेयर करते हो काम चालू होने के पहले, तो दैट इज नोन एज ऑडिट प्रोग्राम। जबकि ऑडिट नोटबुक क्या है? इट इज केप्ट बाय एन ऑडिटर टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑडिट वर्क। ठीक है, जब भी तुम ऑडिट कर रहे हो, तुमको जो भी इम्पोर्टेंट चीजें लग रही है उसे अगर तुम नोट डाउन करते हो तो दैट इज नोन एज ऑडिट नोटबुक। जिसमें भी नोट डाउन करते हो उसको हम ऑडिट नोटबुक बोलेंगे। नाउ ऑडिट प्रोग्राम का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम इज टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑडिट वर्क अमॉन्ग ऑडिट असिस्टेंट्स एंड टू मेक द ऑडिट वर्क स्मूथ एंड एफिशिएंट। ये हमें पता है कि भाई जितने भी ऑडिट असिस्टेंट्स है या जो भी स्टाफ है उसमें तुमको क्या करना है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि अपना काम जो है वो स्मूथली चलता रहे और सबको ही काम हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऑडिट नोटबुक में क्या आता है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? द पर्पस ऑफ कीपिंग ऑडिट नोटबुक इज टू सी दैट द ऑडिटर डज नॉट फॉरगेट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर विद क्लाइंट। यानी क्लाइंट के साथ कोई भी चीज तुम डिस्कस करना भूल नहीं जाओ, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट डज इट इम्प्लाई? थर्ड पॉइंट, every assistant knows what work is he required to do under audit program। अगर ऑडिट प्रोग्राम बना के दिया है तो हर असिस्टेंट को पता होगा कि भाई उसको क्या काम करना है। और अगर हम ऑडिट नोटबुक की बात करते हैं तो ये तुम यानी जो भी तुम्हारा काम है उसका कॉम्पिटेंस, एफिशिएंसी और स्किल जो है वो दिखाता है कि भाई तुमने कितना एफिशिएंटली काम किया है, कितना स्किलफुली काम किया है, कितना कॉम्पिटेंटली या कितना प्रॉपरली तुमने काम किया हुआ है। कंटेंट अभी ही हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो वो हम अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं। एविडेंस जो है, ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट एन एविडेंस ऑफ ऑडिट वर्क डन। ठीक है, ये कोई एविडेंस सर्व नहीं करता है, ऑब्वियस सी चीज है। आज मैं अगर मॉर्निंग में उठती हूँ और मैंने मॉर्निंग में उठ के नक्की किया कि आज सुबह से लेके शाम तक मैं इतने काम करूंगी, दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस। बट मैंने काम करते करते सारे मेरी क्वेरीज लिखी है, तो वो मेरा क्या हुआ, एविडेंस है कि मैंने थ्रू आउट द डे काम किया है। तो ऑडिट नोटबुक जो है वो थ्रू आउट द वर्क हम प्रिपेयर करते हैं, जबकि ये प्लान होता है ऑडिट प्रोग्राम। इसलिए जो प्लान है दैट डज नॉट शो कि तुमने काम किया है, बट ऑडिट नोटबुक डज दैट। देन यूटिलिटी जो है, इट इज यूजफुल टू न्यू क्लर्क्स फॉर गाइडेंस एंड टू सीनियर क्लर्क इन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। यानी नए क्लर्क के लिए गाइडेंस मिल जाता है अगर तुमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है तो उनको पता है कि अब मुझे इतना ही काम करना है। सीनियर क्लर्क के लिए इजी हो जाता है काम अलोकेट करना, काम डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑडिट नोटबुक जो है उसमें क्या आएगा, इट इज यूजफुल इन दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर नॉट फॉरगॉटन। ऑडिट नोटबुक अगर होगा तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो तुम भूलोगे नहीं। ऑडिट प्रोग्राम जो है वहां पे कैसा है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, हर टाइप के बिजनेस में अलग ऑडिट प्रोग्राम होता है। जबकि ऑडिट नोटबुक में कैसा है कि मेथड सेम ही होता है, तुमको कुछ नया नहीं लिखना होता। क्वेरी लिखते हो, क्लाइंट को पूछना है, जो भी चीजें तुमको लगता है इम्पोर्टेंट है या जो भी तुम्हारा टोटल ये है, ये सब तुम ऑडिट नोटबुक में लिखते हो। तो वहां पे तुम्हारा हमेशा यूनिफॉर्मिटी रहेगा, सिमिलैरिटी रहेगा हर टाइप के बिजनेस के ऑडिट के टाइम पे। Now, the last point is defects and objections. So, audit program does not contain any defects or objections in accounts, whereas audit notebook contains defects found and objections raised during audit work. ऑब्वियस सी चीज है, तुम प्रोग्राम बना रहे हो तब तुम ऐसा नहीं लिखते कि क्लाइंट का यहाँ पे ये डिफेक्ट होगा या ये चीजें हो सकती है, बिकॉज दैट इज पोटेंशियल थिंग, यू हैव नॉट स्टार्टेड दैट वर्क येट।
तो वहां पे तुम कोई डिफेक्ट्स या ऑब्जेक्शन नहीं लिखते हो, जबकि ऑडिट नोटबुक बनाते हो तो तुम उसमें जितने भी डिफेक्ट्स है बुक्स ऑफ अकाउंट में या जो भी तुमको ऑब्जेक्शन जहाँ पे लगता है वो चीजें तुम वहां पे नोट डाउन करते हो. सो हियर we are done with difference between audit program and audit notebook. Now the next point is auditors working papers. Now working papers are those papers in which all the important details are recorded in the course of audit work. यानी कि जो भी तुम ऑडिट का वर्क करते हो उसमें जितना भी तुमको इम्पोर्टेंट डिटेल्स मिलता है वो सबका सब तुम कहाँ पे लिखते हो, वर्किंग पेपर्स की तरह तुम उसको कंसिडर करोगे, उसमें तुम इम्पोर्टेंट चीजें वहां पे कलेक्ट करोगे. इन शॉर्ट लिखने वाली चीजें हम नोटबुक में लिखते हैं, जो कलेक्ट करते हो तुम वो सारी चीजें क्या हो गई तुम्हारी वर्किंग पेपर्स हो गई. कि इसके बेस पे ही हम क्या करते हैं, काम करते हैं. प्लस जो भी तुम्हारे एविडेंसेस है या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब क्या कंसिडर होते हैं वर्किंग पेपर्स में. तो क्या क्या चीजें उसके कंटेंट में आती है, इट इंक्लूड्स. तो कंटेंट करके तुमको कुछ दिया हुआ है कि भाई वर्किंग पेपर में इतना चीजें हमें संभाल के रखना है, इतने डॉक्यूमेंट्स है, इतने पेपर्स हमें संभाल के रखने हैं. तो दैट आर नोन एज वर्किंग पेपर्स. सबसे पहला ऑडिट प्रोग्राम. सबसे पहले काम करने के पहले तुम्हारे हाथ में पन्ना या जो भी एक छोटा सा बुक है वो थमा देते हो, बोलते इतना काम तुमको करना है. दैट इज ऑल्सो योर वर्किंग पेपर. देन एग्रीमेंट एंड अपॉइंटमेंट लेटर विथ क्लाइंट. ऑडिटर क्या संभाल के रखेगा अपार्ट फ्रॉम ऑडिट प्रोग्राम, तो उसका जो भी एग्रीमेंट हुआ है क्लाइंट के साथ या अपॉइंटमेंट लेटर है जो क्लाइंट ने उसे दिया है वो उसको संभाल के रखना है. ऑडिट नोटबुक में तुमको जितने भी पॉइंट्स रेज किए थे तुमने उसका एक्सप्लेनेशन तुमने क्लाइंट के पास से मांगा, और एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो मेल के थ्रू देगा या वो डायरेक्ट मीटिंग में देगा. तो तुमने रनिंग नोट्स लिखे हैं, तो जो जो चीजें हैं वो सारी भी तुमको संभाल के रखनी है विथ डेट. ठीक है, तुम खुद ही लिख रहे हो तो जनरली तुम देखना ऑडिटर अगर गया है क्लाइंट को मिलने, वहां से जो भी क्रक्स मिलते हैं वो ऊपर डेट लिखेगा कि इस तारीख को हम इसको मिले थे, ताकि उसके पास एविडेंस रहे कि हमें इसको इस दिन को मिले थे और इन्होंने हमें ये डिटेल्स दी हुई है. देन एक्सप्लेनेशन बाय द क्लाइंट दैट वी हैव डन. डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो भी है तुमको लगता है कि ये इतने, अब देखो ऐसे तो तुम देखोगे तो हर एक चीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. ठीक है कि भाई सेल्स के 1 लाख ट्रांजेक्शन है तो 1 लाख वाउचर्स तुम्हारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही है, वो तुम्हारा एविडेंस है इन शॉर्ट. तो तुम वो हर एक चीज यानी पूरा रूम भर के डॉक्यूमेंट अपने घर नहीं लेके आओगे. ठीक है, तो ऐसे तो कितने क्लाइंट और कितने साल तक तुम काम करोगे. बट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि जहाँ पे तुमको लगता है फ्रॉड हो सकता है, ऐसे एविडेंसेस जो तुमको उन्होंने जनरेट करके दिए हैं या तुम्हारे सामने दिए हुए वो सब के तुम कॉपी रख सकते हो. इंटरनल सिस्टम कैसा है, ठीक है, उसका जो भी पेपर्स है वो तुम रखोगे. बैलेंस ऑफ इम्पोर्टेंट लेजर अकाउंट्स, ठीक है, वो हमने आगे ऑडिट नोटबुक में भी लिखा हुआ होता है. करस्पॉन्डेंस विद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, क्लाइंट का जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ है क्रेडिटर के साथ डेटर के साथ. ठीक है, इससे पता चलता है कि कितना पैसा रियल में देना बाकी है या कितना पैसा लेना बाकी है. तो वो सारी चीजों का मेल है वो तुम अपने पे फॉरवर्ड कर सकते हो, सबको एक में डाल के तुम उसका प्रिंट निकाल सकते हो, फाइल बना सकते हो. डेप्रिसिएशन, स्टॉक समरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, कॉपी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. कॉपी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हम अलग से देखेंगे, ऊपर के जो 4 चीजें हैं वो बार बार रिपीट होती है तो दैट वी वोंट डिस्कस अगेन. यानी इन शॉर्ट तुम्हारे असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन है या स्टॉक की जो समरी है कि भाई तुम गोडाउन में अभी कितना स्टॉक पड़ा है थ्रू आउट देयर, कितना नया लेके आए, कितना तुमने बाय किया है, यानी इन शॉर्ट कितना ओपनिंग था, अब कितना पड़ा है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन फॉलो होता है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है. नेक्स्ट है तुम्हारा ऑडिटर का जो रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी तुम अपने पास रखोगे, क्योंकि ओरिजिनल तो तुम उसको साइन करके दे देते हो, बट उसका एक कॉपी यानी दूसरा कॉपी बना के तुम अपने पास रखोगे कि मैंने इस क्लाइंट को इस साल में ये रिपोर्ट दिया था. एटलीस्ट यू शुड नो दैट और यू शुड हैव दैट एविडेंस. देन अदर इंफॉर्मेशन जो भी तुमको लगता है कि ये यूजफुल है या आगे जो भी तुमको दूसरे स्टाफ को तुम्हारे गाइड करेगा या तुमको खुद को भी गाइड गाइड करेगा आगे जाके, ऐसे यूजफुल मैटर्स भी तुम संभाल के रख सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर. अब तुमको क्या करना है, ऑडिट का जो प्रोसीजर है वो डिटरमाइन करना है.
तो द फॉलोइंग मैटर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर। एक तो सबसे पहला है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टिक मार्क्स, देन रूटीन चेकिंग और टेस्ट चेकिंग और सैंपल चेकिंग एंड सरप्राइज चेकिंग। तो ये चार चीजें हम वन बाय वन अभी देखेंगे। सबसे पहला है, तुम जब भी ऑडिट करने जाओगे तो तुमको क्या करना है, अप्रोप्रिएट टिक मार्क्स करने हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो पेंसिल लेके बैठते हैं, पेन लेके बैठते हैं, रेड पेन लेके बैठते हैं, ब्लैक पेन लेके बैठते हैं, सब्जेक्ट टू वैरायटी, यानी तुम कैसे स्टूडेंट हो या तुमको कैसे याद रहता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टडी करने अभी बैठना है तो मैं क्या करूंगी कि जहाँ पे मुझे डाउट है वहां पे मैं पेंसिल से मार्क कर दूंगी, स्टार कर दिया मैंने वहां पे। ठीक है, या तो हम जनरली राइट करके ऊपर एक सर्कल कर देते हैं, यानी कि इसमें मुझे डाउट है। फिर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उसमें मैं ग्रीन पेन से स्टार या रेड पेन से स्टार कर देती हूँ। ठीक है, फिर जो मुझे लगता है कि ये अब आउट ऑफ सिलेबस है, इस साल सिलेबस में नहीं है, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये सारे टिक मार्क अलग 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 चीजों के लिए क्या है, मेमोरी हमारी, यानी हमें मेमोराइज रहे वैसे टिक मार्क हम वहां पे करते हैं कि ये मुझे याद रखना है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। हमें तो याद रहता है ये, इन शॉर्ट हम रोज करते तो हमें पता है कि भाई राइट से अगर स्टार किया या ग्रीन से अगर स्टार किया दैट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, बट तुम्हारे बदले कल कोई और काम करने आएगा तो उसे नहीं पता, तो जब भी हम टिक मार्क्स बनाते हैं तो ऑडिटर कॉमन टिक मार्क बनाता है सारे स्टाफ के लिए। और वो टिक मार्क को पहले से बोल देता है जहां तुमको जिस ट्रांजेक्शन पे डाउट लगे उसमें इस कलर के इंक से या इस कलर के पेन से मार्क करना है। जहां पे भी तुमको डाउट लगता है यहाँ पे ये इश्यू है, वहां पे तुमको इस कलर से इस टाइप का मार्क करना है। तो ये सारा क्या हुआ, तुम्हारा रूल्स बना देते हैं तुम्हारे, टिक मार्क अलग अलग टाइप के बना देते हैं ऑडिटर। अब वहां पे कुछ रूल्स है टिक मार्क के, ये बाय लॉ कंपलसरी नहीं है बट इसी तरीके से होना चाहिए। तुम्हारे जितने भी टिक मार्क है वो स्मॉल एंड क्लियर होने चाहिए, यानी छोटे से होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे फिगर्स हाइड हो जाए। क्लियर होना चाहिए कि पता चले कि हाँ ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ऐसा। बाय कलर्ड पेंसिल और इंक, जो भी तुम टिक मार्क करते हो वो कलर्ड पेंसिल से होना चाहिए, कलर्ड इंक। बहुत बार ऐसा होता है कि सब में राइट ही करना है। अब जैसे मैंने बोला कैंसिल कर दोगे तो क्लाइंट को आइडिया आ जाएगा कि भाई इसमें कुछ गलत है, इसने कैंसिल किया है। तो उसको आइडिया नहीं आना चाहिए कि तुमको यहाँ पे डाउट है, तो वो वहां पे क्या बोलेगा, रेड टिक करेगा यानी सही, ग्रीन करेगा तो गलत, तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, पर्पल करेगा तो डाउट है। ठीक है, ब्राउन कलर की टू टिक करेगा तो यहाँ पे हमें क्लाइंट को पूछना है। बस टिक सेम, कलर अलग, तो ये भी एक ट्रिक है, क्लाइंट को पता ना चले कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा डिफरेंट टिक मार्क्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन डिफरेंट टिक मार्क्स बाय क्लाइंट्स और स्टाफ। अब यहाँ पे कैसा है, तुम जो टिक मार्क यूज करते हो वो क्लाइंट को यूज नहीं करना है। उसको स्ट्रिक्टली ना बोलना है कि तुम ऐसे टिक मार्क यूज नहीं करोगे, और अगर पहले से वो ये टिक मार्क यूज कर रहे हैं तो तुमको वो वाले यूज नहीं करने हैं। फिर डिफरेंट टिक मार्क्स फॉर चेकिंग इरेज्ड एंड करेक्टेड फिगर्स। अब बहुत बार कैसा होता है कि तुम टिक कर देते हो, फिर तुमने क्लाइंट को बोला कि यहाँ पे कुछ गलती था। ठीक है, अब वहां पे उसने करेक्ट कर दिया, तो उस ट्रांजैक्शन को तुमको रब नहीं करना है, तुमको याद रखना है कि भले ही इसने करेक्ट किया बट मैं इसको मार्क करके रखूंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी तुमको अलग मार्किंग रखना है। क्यों ऐसा, तो ये भी एक लॉजिक है कि एट द एंड उसका इफेक्ट कहीं ना किसी अकाउंट पे आता होगा। तो अगर वहां पे नहीं आया है तो तुम क्रॉस वेरिफिकेशन में ऐसे टिक वाले ढूंढ सकते हो कि जहाँ पे करेक्शंस किए हैं। सो इट वुड बी इजी टू नो कि भाई हाँ यहाँ पे करेक्शंस पीछे किए थे, इसी की वजह से ये बुक्स ऑफ अकाउंट में पीछे के जो ट्रांजैक्शन है इसको ये अफेक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस वर दी usage of appropriate tick marks or rules regarding that. Now next point we have is routine checking. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग क्या होता है, बट ये थोड़ा सा तुमको डिटेल में दिया है। अब यहाँ पे ऐसा है कि ऑडिटर जो है वो ऐसा सोचता है कि मैं हर एक ट्रांजैक्शन को मुझे चेक करना है। ठीक है, या मुझे हर एक क्या बोलते हैं, रोज जाके मुझे जर्नल एंट्रीज चेक करनी है, लेजर अकाउंट्स चेक करना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, रूटीन चेकिंग में आएगा। द चेकिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज वेदर जर्नल एंट्रीज एंड एंट्रीज इन अदर सब्सिडियरी बुक्स इज कॉल्ड
रूटीन चेकिंग यानी रोज जाके तुम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हो, सब्सिडियरी अकाउंट चेक करते हो, सॉरी सब्सिडियरी बुक्स चेक करते हो, सब रूटीन चेकिंग में आता है। यानी एक ऑडिटर नॉर्मली जो चेक करता है वो। अब रूटीन चेकिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो चेकिंग ऑफ जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स, चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, टोटलिंग ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स, वेरीफाइंग कैरी फॉरवर्ड्स एंड चेकिंग ट्रांसफर्स। यानी जर्नल चेक करोगे, कुछ कुछ हम सब्सिडियरी, ये मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है बिकॉज बहुत बार मैंने तुमको समझाया है कि सब्सिडियरी क्यों बनाई जाती है और कितनी बुक सब्सिडियरी बनती है, तो जर्नल प्रॉपर में क्या आता है, राइट। फिर लेजर अकाउंट्स जितने भी है उसको तुम चेक करोगे, सबका टोटल चेक करोगे, कैरी फॉरवर्ड प्रॉपर हुआ है या नहीं वो चेक करोगे, एक में से दूसरे में ट्रांसफर होता है तो उसके एंट्रीज तुम चेक करोगे। ना व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रूटीन चेकिंग, रोज जाके सब चेक करने की क्या जरूरत है, तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं वो पता चलेगा। रोज यानी ऑडिट टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 15 दिन का ऑडिट चल रहा है तो वो रोज चेक करेगा ऐसा। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी उसका चेक होगा कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट सही से रिकॉर्ड हुए हैं नहीं हुए हैं, प्रिंसिपल्स जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग के वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, यानी एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। एंश्योर दैट बुक्स हैव नॉट बीन ऑल्टर्ड आफ्टर टिक मार्क, और ये तुमको खास ध्यान रखना है कि तुमने टिक मार्क किया उसके बाद उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्टर नहीं किए हैं, स्पेशली तब जब तुमने बोला ही नहीं है कि ये तुम्हारा कुछ काम या यहाँ पे तुम्हारा कुछ एरर है। हाँ तुमने बोला है और उन्होंने किया है तो वो सेकेंडरी थिंग है, वो हमें यहाँ पे नहीं देखना। बट तुमने नहीं बोला है और उन्होंने ऑल्टर किया है कुछ भी, तो वो हमें वहां पे चेक करते रहना पड़ेगा। ना व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग, कि भाई रूटीन चेकिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो सबसे पहला है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज टेस्टेड, कि भाई तुम्हारी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है जो भी उसके नंबर्स है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं, यानी तुम्हें अरिथमेटिकली यानी नंबर लिखने में कोई गड़बड़ तुमने किया नहीं है, टोटल मिस्टेक या कोई हमने आगे देखा था कि कैसा होता है 4204 के बदले तुम 4042 लिख देते हो, तो ऐसे सारे जो प्रॉब्लम है वो नहीं होते वहां पे। एरर्स एंड ओमिशंस जो भी है, तुमने तुमने कुछ गलती कर दी या फिर तुम भूल गए करना एंट्री करना, वो पता चल जाता है। फाइनल ऑडिट कैन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रूटीन चेक, रूटीन चेक एक बार खत्म हो जाता है रेगुलर चेक, उसके बाद ही फाइनल ऑडिट जो है वो स्टार्ट होता है। यानी कि कंटिन्यूअस ऑडिट जैसा है, वो खत्म हुआ उसके बाद तुम क्या करोगे, फाइनल ऑडिट स्टार्ट करोगे। इन शॉर्ट रूटीन चेक जो है वो तुम्हारे ट्रांजैक्शन सारे के सारे चेक करता है। इट कैन बी डन बाय जूनियर क्लर्क, अब वहां पे रोज जाने की जरूरत नहीं है अपने को, जूनियर क्लर्क जा सकता है ऑडिट स्टार्ट होने के 1 महीने पहले, सारी चीजों को सारे ट्रांजैक्शन को चेक कर लेगा, फिर हम फाइनल ऑडिट स्टार्ट कर देंगे। Now what are the disadvantages of routine checking? तो सबसे पहला है मैकेनिकल प्रोसेस। रूटीन चेक कैसा है, सेम, रोज जाओ करो, रोज जाओ सेम जर्नल एंट्री चेक करनी है, तो वो जूनियर क्लर्क के लिए वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। इंटेलेक्चुअल फ्रॉड्स में नॉट बी लोकेटेड, ये तो कहीं पे भी नहीं होता है, बहुत दिमाग लगा के फ्रॉड किया है तो लोकेट होगा नहीं। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये पॉसिबल है, बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए पॉसिबल है क्योंकि उनके ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, फिर तुमको रोज जाना पड़ेगा वो एक एक ट्रांजैक्शन को ऑडिट करने के लिए। कंज्यूम्स मोर टाइम सो फाइनल ऑडिट कैन बी डिले, ज्यादा टाइम ये लेता है क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन चेक करता है वो, तो यहाँ पे फाइनल ऑडिट तुम्हारा क्या हो जाता है, डिले हो जाता है यानी लेट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में कैसा है बेटा कि भाई रूटीन चेकिंग जो है वो हर टाइप के बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है, स्मॉल बिजनेसेस तक ठीक है, तो वो जो बड़े बड़े बिजनेस है उसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट चेकिंग करते हैं कि भाई कुछ ट्रांजैक्शंस चेक कर लिए, थरेली चेक कर लिए और वहां पे अपना चेकिंग हो गया, अब हम फाइनल ऑडिट के लिए जा सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है इसका, टाइम एंड एनर्जी सेव करता है क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन हम चेक नहीं कर रहे हैं। यूजफुल इफ ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली एंड इंटेलेक्चुअली रिफ्लेक्टिंग, यानी कि अगर तुम्हारे ट्रांजेक्शन यानी अकाउंटेंट ने प्रॉपरली दिमाग लगा के सारी अकाउंटिंग की है, कहीं पे भी गलतियां नहीं की है, तो ये यूजफुल है। रिड्यूस डिटेल चेकिंग, यानी तुम्हारा डिटेल चेकिंग का जो बर्डन सम है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आ जाता है, वो सब रिड्यूस हो जाएगा।
अदर ऑडिट कैन बी डन। एक क्लाइंट में तुम पड़े रहोगे तो दूसरे ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है, या तुम्हें कम क्लाइंट का ऑडिट तुम कर पाओगे, ज्यादा नंबर्स तुम नहीं ले पाओगे ऑडिट के लिए। तो तुम ज्यादा क्लाइंट्स ले पाओ इसलिए तुम्हें टेस्ट चेकिंग करना चाहिए, ऐसा एडवांटेज में बोला गया है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग? इनकम्प्लीट चेकिंग है ये, ठीक है, कंप्लीट चेकिंग नहीं है ये, यानी यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हर एक ट्रांजैक्शन चेक नहीं हो रहा है, तो हर चीज हर फ्रॉड तुम्हारा पकड़ में नहीं आएगा। मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स नॉट बीइंग डिटेक्टेड, देयर आर सो मेनी चांसेस कि भाई तुम्हारे फ्रॉड्स या एरर्स जो है वो डिटेक्ट ना हो। स्टाफ मेंबर्स एंड क्लाइंट्स आर लाइकली टू बी केयरलेस। टेस्ट चेकिंग है तो स्टाफ भी तुम्हारा केयरलेस हो जाएगा, ठीक है ना, ये इतना ही चेक करना है, पूछेंगे कि ये क्यों नहीं चेक किया, तो फिर क्या कर सकते हैं हम कि उनको बोल सकते हैं कि ये तो टेस्ट चेकिंग में मैंने नहीं लिया है, मैंने दूसरे ट्रांजैक्शंस चेक किए थे। फिर तुम क्या हो जाते हो, जो क्लाइंट है वो क्या हो जाता है, केयरलेस हो जाता है। क्लाइंट को भी पता है कि भाई ये कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ही चेक करने वाला है, क्लाइंट के स्टाफ को भी पता है कि ये कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ही चेक करने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, जो उसका भी स्टाफ है क्लाइंट का भी, वो इतना थरली या इतना दिमाग लगा के अकाउंटिंग नहीं करेगा। नो रिलीफ फ्रॉम लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, यानी ऑडिटर की लायबिलिटी जो है उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, तुमने टेस्ट चेकिंग किया है तो। कल उठ के कोई स्कैम पकड़ा गया तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने तो टेस्ट चेकिंग किया था, तो वो आपकी गलती है, आपको करना चाहिए था पूरा चेकिंग, राइट। तो ये जो डिसएडवांटेजेस है वो है टेस्ट चेकिंग या सैंपल